Assalamu alaikum. My name is Faiza Fazil. I'm working as a clinical psychologist in Al Khidmat Hospital, Peshawar, specifically in Al Khidmat Drug Rehabilitation Center. As you all know that 30th March is celebrated as World Bipolar Day. Today we are going to talk on bipolar disorder. Bipolar disorder एक serious mental condition है, इसको मैनिक डिप्रेशन भी कहा जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि जो इनकी नॉर्मल मूड स्विंग्स है वो बाइपोलर डिसऑर्डर की अलामात है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है कि सुबह को उनका मूड ठीक है या शाम को उनका दिल उदास है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जो 20 से 25 साल के एज ग्रुप को मुतासिर करती हैं। बाइपोलर में सीवियर मूड स्विंग्स होते हैं। इसमें बेसिकली 2 पोल्स होते हैं, एक पोल डिप्रेशन का होता है और एक पोल मैनिया का होता है। डिप्रेशन में जो प्योर डिप्रेशन के अलामात होते हैं वो सारे इसमें मौजूद होते हैं, यानी कि दिल उदास होना, मिजाज में बिल्कुल उदासी होती है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, इनमें कोई मोटिवेशन नहीं होती कोई काम करने के लिए, इनकी स्लीप और वेट डिस्टर्ब हो जाती है। मैनिया की जब हम बात करते हैं तो मैनिया में शदीद खुशी होती है, एनर्जेटिक फील करते हैं या फिर इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। इनकी नींद की ज़रूरत बिल्कुल कम हो जाती है और इनकी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी होती है वो भी मुतासिर हो जाती है। इनकी जहन में एक सोच आती है और एक दूसरी सोच उसके थोड़ी देर बाद आ जाती है, यानी कि बिला वजह के एक्टिविटीज़ या गोल वो सेट करते हैं और इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो गोल डायरेक्टेड नहीं होती। ज़्यादातर जो बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं इनमें साइकोटिक अलामात भी आ जाती हैं। ये अलामात 6 से 7 दिन तक मौजूद होती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर। बाइपोलर 1 में फुल मैनिक एपिसोड होता है और साथ में डिप्रेसिव एपिसोड होता है। इसमें मैनिक एपिसोड डोमिनेंट होता है। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में हाइपोमैनिक एपिसोड होता है जो कि माइल्डर वर्जन ऑफ मैनिक एपिसोड होता है और साथ में डिप्रेसिव एपिसोड होता है, जबकि साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर में हाइपोमैनिक एपिसोड होते हैं और साथ में डिप्रेसिव एपिसोड होता है जो कि कंटिन्यूस फॉर 2 इयर्स चलता रहता है। बाइपोलर डिसऑर्डर किन वजूहात की वजह से इंसान को होता है, तो इनकी जो वजूहात है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, जेनेटिक फैक्टर्स है और साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रेन स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाती है। अगर हम जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट डिग्री रिलेटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उनको कोई बाइपोलर डिसऑर्डर हो तो उनके बच्चों को भी हो जाता है या इनकी बहन भाइयों को भी हो जाता है। इसके अलावा जो हम एनवायरमेंटल स्ट्रेसर की बात करते हैं तो उसमें कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है या कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेसर होता है या कोई ड्रग यूज़ होता है जिसकी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर अकर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम इनकी ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो बाइपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट हम एंटी डिप्रेसेंट्स, जो कि डिप्रेसिव एपिसोड को ट्रीट करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस देते हैं, एंटी साइकोटिक, मूड स्टेबलाइज़र और एंटी कन्वल्सेंट, ये मेडिकेशंस इनको रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा जो साइकोथेरेपी इनको दी जाती है तो साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जहाँ पे इन पेशेंट्स को सिखाया जाता है कि जो आपके नेगेटिव बिहेवियर है उनको आपने कैसे अल्टरनेटिव में चेंज करना है, कौन से अल्टरनेटिव पैटर्न आप अडॉप्ट करके अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स इनको सिखाई जाती हैं, इनको रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाई जाती हैं और इसके अलावा इनको इंटरपर्सनल जो थेरेपी होती है वो सिखाई जाती है, उसकी टेक्निक सिखाए जाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इन पेशेंट्स की नींद की मिक़दार पूरी करना होता है, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज़ के लिए नींद बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी होती है। अगर इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं ये एक प्रॉपर रूटीन पे चले तो इनके सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर नहीं होते, वो अपने सिम्टम्स खुद मैनेज कर सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर अक्सर ऐसा होता है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा सिवियरिटी में चले जाते हैं और इनके घर वालों को इनके अलामात की आगाही नहीं होती। वो यही कहते हैं कि बेहुदा बातें करते हैं, इनके मिजाज में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा करते हैं, जबकि हकीकत में इनको एक जहनी बीमारी होती है। तो उस जहनी बीमारी के सिवियर होने या फिर ख़राब होने से पहले आप इनके लिए मौलिज किसी माहिर नफ्सियात से रब्ता करें और माहिर नफ्सियात के पास इनको जल्द से जल्द ले आएँ। तो इनकी जो सिवियरिटी है या इनकी
سیویئر کنڈیشن میں جانے سے پہلے ان کی مینجمنٹ کامیاب رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بائی پولر کا جو مریض ہوتا ہے، آپ نے ان کو رسپانسبلٹیز سکھانی ہوتی ہے، ایسے مریض کو رسپانسبلٹیز دینی چاہیے کہ وہ رسپانسبلٹی اڈاپٹ کر کے ایک پراپر روٹین میں اپنی زندگی گزارے، تو ان کی جو بیماری ہوتی ہے وہ زیادہ حد تک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے اس بیماری کے بارے میں کافی معلومات مل چکی ہیں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی بھی فیملی ممبر اس مرض میں مبتلا ہو تو آپ الخدمت ہاسپٹل نشتر آباد سے رابطہ کر سکتے ہیں۔